और अब खबरों की तफसील। पुंछ जिले के सुरंगकूट तहसील में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की इत्तला है, जबकि इलाके में 1 से 2 मिलिटेंटों के छिपे होने का शक है। मुश्तरका तौर पर जारी इस ऑपरेशन में फोर्सेस ने अभी तक 1 मिलिटेंट को मार गिराया है। सुरंगकूट में मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला पर मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 1 मिलिटेंट हलाक हुआ। वहीं हिफाजती दस्तों को एनकाउंटर के मुकाम से 1 AK-47 और 4 मैगजीन भी बरामद हुई। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा का। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, ये आपको बता दें कि सुरंगकोट तहसील का जो है पीर पंचाल का एरिया है और वहाँ पर कल शाम से ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिस दौरान जो है रात को ही जो दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच कांटेक्ट हो गया था। लेकिन आज सुबह जैसे ही रोशनी हुई तो गोलीबारी का तबादला शुरू हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द जो है मारा गया और दूसरा जो है वो भी तरीके जख्मी है और लगातार गोलीबारी जारी है। आपको बता दें कि दूर दराज इलाका है और वहाँ पर बर्फ भी काफी है, इसलिए ऑपरेशन जो है अभी कंटिन्यू है और उसमें देरी हो रही है। जी मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, श्रीनगर के जीवनपंत चौक में गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकारों को ले जा रही बस पर हुए मिलिटेंट हमले में जख्मी एक और जवान शहीद हो गए। शहीद जवान रमीज अहमद का ताल्लुक जिला गांदरबल से बताया गया है। इस तरह शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 3 हो गई है। गुज़िश्ता रोज हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद 25 पुलिस एहलकार एक बस में श्रीनगर से जीवन जा रहे थे कि रास्ते में पंथा चौक के पास शाम 6:30 बजे 2-3 मिलिटेंटों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। दर्दनाक हादसा कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कश्मीर के बेगुनाह लोगों पर कातिलाना हमला किया है। एक बस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जा रहे थे, उस बस को निशाना बनाया गया। वहाँ हमारे कश्मीरी जो हमारे नौजवान हैं पुलिस के जवान वो थे। उस आतंकवादी घटना की कड़े अल्फाज में जितनी मजम्मत हो सके वो कम है। बहुत अफसोस होता है जब ही रियासत जम्मू कश्मीर में अमन बहाली, यहाँ डेवलपमेंट के काम शुरू होते हैं, यहाँ लोग अमन चैन से रहना शुरू करते हैं, यहाँ का माहौल जो है जब पीसफुल होता है, जब यहाँ अमन भाईचारा आता है, उस वक़्त ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, पता नहीं इसको क्या तकलीफ़ होती है। इस किस्म की जो वारदातें हैं जहाँ बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, ये बहुत ही दुखद है, कष्टदायक है, ये नाकाबिले बर्दाश्त। इसको कौन बर्दाश्त करेगा? बेगुनाह लोगों की हत्याएं, बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं। कश्मीर को लहूलुहान करने की एक साजिश लगातार बॉर्डर पार से हो रही है। ये सिलसिला पिछले 30-35 सालों से जो चल रहा है, इसने इंसानियत का कत्ल किया है और जिन लोगों ने भी इस किस्म की ये वारदातें की हैं उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की उनको बड़ी सजा मिली। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कल जीवनपंत चौक में जो हमला हुआ था उसके बाद अभी पुलिस एहलकारों को जो बस ले जा रही थी उसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? जो शहीद जवान हैं उनकी तादाद कितनी है? जख्मी जवानों की क्या हालत? जी बिल्कुल है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तीसरा जवान जो जख्मों की ताब न लाकर यहाँ पे दम तोड़ बैठा है, जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बताया जा रहा है, नाम उसका रमीज अहमद है, उसकी यहाँ पे रीथलिंग सेरेमनी इस टाइम हो रही है। यहाँ पे मैं आपको लाइव विजुअल्स यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे इस टाइम अभी थोड़ी देर पहले रीथलिंग सेरेमनी यहाँ पे स्टार्ट की गई थी और यहाँ पे जो उनकी जस्द खाकी है उसको अपने आबाई घर की तरफ, आबाई मकबरे की तरफ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में लिया जा रहा है। यहाँ पे आला पुलिस के
अफसरान जो हैं वो इस रीफलिंग में शामिल रहे और जो जिला अधिकारी भी है, चाहे हम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की बात करें, वो इस रीफलिंग में से शामिल रहे, या फिर डीसी श्रीनगर हैं वो भी इस रीफलिंग में शामिल रहे। पुलिस की तरफ से और सीआरपीएफ की तरफ से भी जो आला अफसरान हैं वो इस रीफलिंग में शामिल रहे। तो कुल मिला के देखें, अगर जो अभी तक का अपडेट है वो यही है कि कल रात को जो है दो जो इसमें एक एएसआई और एक कांस्टेबल है उनकी जाने गई हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज जो सुबह ये न्यूज़ आई है कि जो रमीज़ अहमद हैं गांदरबल से, जिनका ताल्लुक है, वो भी अपनी जख्मों की ताब न लाकर इसमें दम तोड़ बैठे हैं। तो जो पुलिस का वर्जन है, इसमें पुलिस इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार इस टाइम जारी है। यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। पूरे एरिया जो है, यहाँ पे श्रीनगर की बात करें या जो जेवन जो एरिया आता है हाईवे का, वहाँ पे भी सिक्योरिटी अपैरेटस जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जो आईजीपी कश्मीर से हमारी कल देर के बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो 3 के करीब आए थे इस अटैक में शामिल होने के लिए, और जो 3 में से एक मिलिटेंट है वो बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, लेकिन वो मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया है। एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगी, जो बराह रास्त तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक आप पहुंचा रहे हैं, ये इसके ताल्लुक से एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताइए। परवेज, सीआरपीएफ की बात करें या जेके पुलिस की बात करें या फिर रेगुलर आर्मी की बात करें, तो लगातार मॉनिटर हो रही है यहाँ पे सिचुएशन। तो इसके हफ्ते इस टाइम आईजी साहब बात करने जा रहे हैं। इस टाइम इसी वाक़े पे बराह रास्त ले चलते हैं। आईजी साहब क्या बोलते हैं इस वाक़े के बारे में, तो यहाँ पे ज़रूर उनसे पूछा जाएगा कि आखिर इतना बड़ा अटैक किस तरह से आईजी साहब क्या अपडेट से जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम वहाँ चलते चलिए सर, एक मिनट सीढ़ी पे करेंगे और डिटेल्स बताएंगे कि किस तरीके ना बयట जरूर लाइव हुआ था फ्रेम टूर की। साहब क्या अपडेट है अभी? इधर से भी थोड़ा सा जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया। और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। 3 टेररिस्ट में 2 फॉरेनर था, एक लोकल था। सर, इनपुट्स के बाद भी ऐसा हमला देखा गया? देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहां पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरओपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको लगता है ये अटैक जो है प्लान था, क्योंकि जो बस जो है उस टाइम पे आ रही थी और उनको पता था? बिल्कुल ये प्लान अटैक था, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी,
और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी यूटिलाइज सर करेंगे। सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है कल के हमले के बाद, क्योंकि इनपुट्स भी हैं कि श्रीनगर में कुछ हमले हो सकते हैं। सिक्योरिटी हम यहाँ पर हरदम बीफ अप रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिस तरीके से जी परवेज, तो अभी हमने सुना क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर भी कहा गया, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। तो नाज़रीन, कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने अभी इस हमले के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो फराहम की हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के ज़िवनपंत चौक में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकारों को लेकर जा रही बस पर हुए मिलिटेंट हमले में ज़ख्मी एक और जवान शहीद हो गए। शहीद जवान रमीज़ अहमद उनका नाम बताया गया है, उनका ताल्लुक ज़िला गांदरबल से है। इस तरह शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 3 तक हो गई। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी परवेज से। परवेज, जिस तरह से अभी हमने सुना, क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अभी तक अपडेट? जी बिल्कुल है ना, जैसा मैं बता रहा था आपको कि रीथ लेइंग सेरेमनी यहाँ पे जो रमीज़ हैं उनकी यहाँ पे हुई और यहाँ से अब उनका जस दिखा के जो है वो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की तरफ रवाना कर दिया गया है, जहाँ पे जो आबाई मकबरा है उनका वहाँ पे उनको दफनाया जाए। यहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी के बाद ही जो IGP कश्मीर है उन्होंने यहाँ पे मीडिया के साथ बात की, जो कि हमारे नाजरीन ने सुनी। यहाँ पे जो बात उनसे पूछा गया कि क्या इसको एक सिक्योरिटी लैप्स माना जा सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न का हमला अगर है हम बात करें तो पुलवामा भी इसी पैटर्न का हमला था, हालांकि उसमें IED यूज हुई थी, लेकिन इसी तरह से एक बस को टारगेट किया गया था। उस टाइम CRPF के एहलकार बस में थे, लेकिन इस बारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार इस बस में थे, जो कि एक ड्यूटी अंजाम देके वापस अपनी बैरक्स की तरफ जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि IG कश्मीर विजय कुमार ने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक 25 के करीब जो हैं इसमें जवान सवार थे, जिसमें 25 जो हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं, अब स्टेबल हैं, लेकिन 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और 3 जो हैं 3 की इसमें अमवात अभी तक हो गई है। यहाँ पे उनसे ये भी पूछा गया कि जो मिलिटेंट्स है क्या सामने आया है कि मिलिटेंट्स की किस जमात ने इस वाक़े को अंजाम दिया है, तो जो हमें अभी तक इतलात मिली है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद का जो कश्मीर टाइगर्स ग्रुप जो फ्रंट उनका एक है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है इस हमले की। कुल मिला के देखें तो बेशक ये एक सवालिया निशान उठाता है सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अगर हम श्रीनगर की ही बात करें तो लगातार देखा गया है कि श्रीनगर में एनकाउंटर्स का सिलसिला, फायरिंग्स का सिलसिला या फिर सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट करने का सिलसिला पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये जारी है। यहाँ पे हमने देखा कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बद से बदतरीन होती जा रही है श्रीनगर की अगर हम बात करें। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश यही लगातार है कि किसी तरह से कंट्रोल में लाया जाए सिचुएशन को, क्योंकि बिल्कुल ये दावा किया जा रहा था कि 370 हटने के बाद सिक्योरिटी इंप्रूव जी परवेज, तो लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट हम अपने तमाम साथियों से नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक। आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन यानी आज कई अहम प्रोग्राम के इनेकाद का इम्कान है। PM मोदी बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे तक चलने का इम्कान है। इसे 2022 के असेंबली इंतखाबात से पहले एक अहम मीटिंग तस्वुर किया जा रहा है। इसके बाद PM शाम को स्वारवेद महिमंद्र धाम के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम में तकरीबन 5 बजे PM मोदी वाराणसी हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। PM मोदी ने कल दिन में काशी कॉरिडोर का तोहफा तो दिया ही, देर रात भी वो कई सरगर्मियों में मसरूफ नजर आए। क्रूज पर बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़ीर आला के साथ अहम मीटिंग करने के बाद PM मोदी गुदलिया पहुंचे और वहां सड़क पर चलकर तरक्याती कामों का अज़ खुद जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। इसके बाद PM मोदी काशी विश्वनाथ धाम की जब तक गैलरी पहुंचे, वहां का उन्होंने मुआयना किया। इसके बाद PM बनारस रेलवे स्टेशन गए और वहां स्टेशन पर होने वाले तामीराती कामों का भी जायजा लिया।
राज्यसभा के 12 अरकान की मौतली खत्म करने के लिए अपोजिशन ने आज मार्च का ऐलान कर दिया है। 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने मौतली के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च निकालने का ये ऐलान किया है। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शामिल हैं। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार की जबरदस्ती के आगे अपोजिशन हरगिज नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बताना जरूरी है कि गलत नीयत के साथ अरकान पार्लियामान को ऐवान से बाहर रखा जा रहा है। मुअत्तल अरकान की बहाली के लिए अपोजिशन लगातार सरापा एहतजाज है। कई दिनों से पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्मे के सामने ये धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय हो गया जो निलंबित सांसद अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कोई रास्ता निकलेगा सर इसका? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ इससे रास्ता निकाले, और हम बार बार चेयरमैन साहब से भी विनती कर रहे हैं, और सरकार ये नहीं चाहती कि डिटेल डिबेट हो, डिस्कशन हो, नए नए मुद्दे सदन के सामने आए, ये नहीं चाहते हो। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी एक बहाना निकाल के वो कह रहे हैं कि या तो माफी मांगो सार्वजनिक, या नहीं है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी वो खुद माफी मांगे। ऐसे कंडीशन अगर रखे तो डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी वो खुद ही उनके जमाने में जेटली जी सभी लोग ने कहा डिसरप्शन होता है डेमोक्रेसी में, वो भी एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, और वो लोगों के समस्याओं को उठाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, उनके लोग खुद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वातावरण वो किए हैं कि कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज के लोग मिलके ये चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, ये इम्प्रेशन दे रहे हैं। ये गलत है। जो लास्ट सदन में हुआ अब इस सदन में लाना, एक कानून में कहीं भी इसको गुंजाइश नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में साझा पीसी या फिर मार्च की तैयारी है? हाँ, वो कर रहे हैं, हम जाकर वो तय करेंगे, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, हमारे साथ नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कहा है कि आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही साथ मार्च भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में 3 मरहले में होने वाले पंचायत इंतखाबात में हदबंदी रिजर्वेशन रोटेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होना है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए 13 दिसंबर को महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन मामले के साथ एमपी पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन मामले को लेकर समाअत करने की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन कल वक्त की कमी के बायस समाअत नहीं हो सकी थी। आज 2 बजे सैयद जाफर और जया ठाकुर के जरिए दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की रक्षा करेगी। पिछले 2 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों बनने की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े को झटका लगा है। तो मुंबई से अहम खबर, एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े को झटका लगा है। महाराष्ट्र एक्साइज महकमे ने वांखड़े को नोटिस भेजा है। दरअसल लाइसेंस के लिए गलत जानकारी फराहम करने पर यह शो कॉज नोटिस समीर वांखड़े को भेजा गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।